Welcome to this concept explainer brought to you by CBSE Scholab of profsam.com, that is profsam.com. आज हम यूनिट 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे ताकि एग्जाम में फुल मार्क्स पक्के हो जाएं। चलो एक सवाल से शुरू करते हैं। जब आसमान में बिजली कड़कती है तो लोग कहते हैं कि कार के अंदर रहना सबसे सेफ है। ऐसा क्यों है? कार तो मेटल की बनी होती है, उसे तो करंट को अट्रैक्ट करना चाहिए, है ना? हाँ, ये सवाल तो मेरे दिमाग में भी कई बार आया। मेटल तो कंडक्टर होता है, तो लॉजिकली करंट को उसके अंदर से पास हो जाना चाहिए। तो हम सेफ कैसे हुए? एग्जैक्टली। और एक और सरप्राइजिंग चीज सुनो। ओके। मान लो हमारे पास एक सॉलिड प्लास्टिक की बॉल है, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और उस पर चार्ज एकदम यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। ठीक है। तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो जीरो नहीं होता। नहीं, बल्कि जैसे जैसे हम सेंटर से सरफेस की तरफ जाते हैं, फील्ड स्ट्रेंथ एक्चुअली बढ़ती जाती है। वेट, व्हाट? मतलब अंदर फील्ड जीरो नहीं बल्कि बढ़ रहा है। ये तो बहुत अजीब है। ग्रेविटी से तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। बहुत अच्छा पॉइंट है। इसी क्यों और कैसे का जवाब गाउसेस लॉ के एप्लीकेशंस में छिपा हुआ है। अच्छा। देखो, इसका कोर आइडिया बहुत सिंपल है। कॉम्प्लेक्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए गाउसेस लॉ एक पावरफुल शॉर्टकट है। एक शॉर्टकट? हाँ, लेकिन ये शॉर्टकट हर जगह काम नहीं करता। ये सिर्फ स्पेशल केसेस में काम करता है जहां हाई सिमेट्री हो, जैसे एक परफेक्ट स्फीयर, एक बहुत लंबी वायर या एक बहुत बड़ी फ्लैट शीट। सिमेट्री मतलब शेप एकदम रेगुलर और प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, जैसे एकदम परफेक्ट गोल या एकदम सीधा। बिल्कुल सही। इसको एक एनालॉजी से समझो। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना एक बड़ी बिल्डिंग बनाने जैसा है। ओके। कूलम्स लॉ का यूज करना मतलब एक एक ब्रिक को जोड़कर पूरी बिल्डिंग बनाना, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम और कैलकुलेशन लगती है। हाँ, काफी टीडियस काम है। जबकि गॉसेस लॉ एक एक्सपर्ट आर्किटेक्ट के ब्लूप्रिंट जैसा है। अगर बिल्डिंग का शेप सिमेट्रिकल है, जैसे एक डोम यानी स्फेरिकल या एक टावर यानी सिलिंड्रिकल, तो ब्लूप्रिंट से काम सेकंडों में हो जाता है। अच्छा, तो ब्लूप्रिंट तभी काम करेगा जब बिल्डिंग पूरी तरह सिमेट्रिकल हो। अगर हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी सी भी कमी आ जाए, जैसे एक स्फीयर थोड़ा सा पिचक जाए, तब ये शॉर्टकट काम नहीं करेगा। फिर तो हमें वापस कूलम्स लॉ की एक एक ब्रिक वाली मेहनत करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। तुमने इसके लिमिटेशन को बिल्कुल ठीक पकड़ा है। गॉसेस लॉ आलसी लेकिन स्मार्ट फिजिसिस्ट का टूल है। ठीक है। अपने दिमाग में एक मेंटल इमेज बनाओ। इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक फिजिक्स टूल किट है। ओके, एक टूल किट। इस टूल किट में 3 अजीबोगरीब टूल्स हैं। एक गोल स्फीयर टूल, एक लंबा सिलेंडर टूल और एक फ्लैट पिल बॉक्स टूल। स्फीयर, सिलेंडर और पिल बॉक्स। हाँ, जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का शेप वैसा टूल उठाओ और इलेक्ट्रिक फील्ड मैजिकली निकल आएगा। इसी टूल किट को यूज करना हम आज सीखेंगे। चलो अब देखते हैं कि एनसीईआरटी इसके बारे में क्या कहता है। पहले गॉस लॉ को एज ए रिमाइंडर फॉर्मली स्टेट करते हैं। क्या तुम एनसीईआरटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़ सकती हो? जी, लिखा है, The total electric flux through a closed surface is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the surface. Mathematically, the integral of E dot dA over a closed surface is equal to Q enclosed upon epsilon naught. परफेक्ट। इसमें 2 टेक्निकल वर्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और क्लोज्ड सरफेस। थोड़ा सिंपल करें इनको। हाँ, प्लीज। ये फ्लक्स और क्लोज्ड सरफेस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। जरूर। देखो, फ्लक्स का मतलब है किसी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। सिंपल। ओके, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू। और क्लोज्ड सरफेस एक इमेजिनरी 3D सरफेस है जो चार्ज को चारों तरफ से घेर लेती है, जैसे एक बलून चार्ज को घेर लेता है। अच्छा, तो एक इमेजिनरी बलून। हाँ, लॉ कहता है कि बलून से निकलने वाली टोटल फील्ड लाइंस सिर्फ अंदर के चार्ज पर डिपेंड करती हैं, इस बात पर नहीं कि बलून का शेप कैसा है या साइज कितना है। अब इस लॉ को अप्लाई करने का एक 5 स्टेप गेम प्लान है जो हमेशा काम करता है। 5 स्टेप्स, ओके। स्टेप 1, पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री पहचानो, स्फेरिकल है, सिलिंड्रिकल है या प्लेनर। ठीक है, सिमेट्री। स्टेप 2, उसी सिमेट्री का एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस चुनो। स्फेयर के लिए स्फीयर, वायर के लिए सिलेंडर। जैसी सिमेट्री वैसा सरफेस। स्टेप 3,
उस इमेजिनरी सरफेस के अंदर टोटल चार्ज एनक्लोज्ड यानी क्यू एनक्लोज्ड कैलकुलेट करो। ओके। स्टेप 4, सिमेट्री की वजह से फ्लक्स निकालना आसान हो जाता है। ये E टाइम्स एरिया यानी E क्रॉस A बन जाता है। अच्छा। और स्टेप 5, बस फ्लक्स को Q एनक्लोज्ड एप्सिलॉन नॉट के बराबर रखो और E के लिए सॉल्व कर लो। दैट्स इट। चलो इस टूल किट का पहला टूल उठाते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इंसुलेटिंग स्फीयर। ये डेरिवेशन एग्जाम में बहुत बार आता है। ओके, इंसुलेटिंग स्फीयर। मान लो हमारे पास R रेडियस का एक इंसुलेटिंग स्फीयर है, जैसे प्लास्टिक की बॉल, और उसकी यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो यानी रो है। हमें इसके अंदर RR और बाहर RR इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, अंदर और बाहर। केस 1, आउटसाइड द स्फीयर, मतलब RR। हम एक R रेडियस का इमेजिनरी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाएंगे जो हमारे एक्चुअल स्फीयर से बड़ा है। ओके। तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना हुआ? पूरे स्फीयर का चार्ज यानी कैपिटल Q। करेक्ट। तो गॉसेस लॉ से E गॉसियन सरफेस का एरिया जो 4πr² है इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। राइट। इससे E क्या मिला? E इज इक्वल टू KQr²। ये तो बिल्कुल एक पॉइंट चार्ज जैसा फॉर्मूला है। हाँ, मतलब बाहर से देखने पर पूरा स्फीयर एक पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करता है जो सेंटर पर रखा हो। बिल्कुल। अब आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पर। केस 2, इनसाइड द स्फीयर यानी R। ओके। अब हमारा इमेजिनरी गॉसियन स्फीयर छोटा है, जिसका रेडियस R एक्चुअल स्फीयर के रेडियस R से कम है। अब इस छोटे से इमेजिनरी स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है? क्या पूरा Q है? नहीं, अब तो पूरा चार्ज नहीं आएगा, सिर्फ उस छोटे से वॉल्यूम के अंदर जितना चार्ज है वही आएगा। बिल्कुल ठीक। और वो चार्ज होगा Q एनक्लोज्ड इज इक्वल टू डेंसिटी रो इंटू छोटे स्फीयर का वॉल्यूम 4/3πr³। ओके, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब इसको गाउसेस लॉ में डालते हैं। E 4πr² इज इक्वल टू रो 4/3πr³ एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा अलजेब्रा करो, सब कुछ कैंसिल करके हमें मिलता है E इज इक्वल टू रो 3 एप्सिलॉन नॉट R। E इक्वल्स, ओके, इसमें तो R ऊपर है, इसका मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यू गॉट इट। ओहो, इसीलिए आपने शुरू में कहा था कि स्फीयर के अंदर फील्ड बढ़ता है। सेंटर पर R इज इक्वल टू 0 तो फील्ड 0, और जैसे जैसे हम सरफेस की तरफ बढ़ते हैं R बढ़ता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी लीनियरली बढ़ता जाता है। एग्जैक्टली। होप यहाँ तक सब क्लियर है। दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर इज फ्रॉम profsam.com, दैट इज PROFSSAM.com। तो ये था हमारे टूल किट का पहला टूल, द स्फीयर। चलो अब दूसरा टूल देखते हैं, एक इन्फिनिटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ओके, लंबी वायर। इसके लिए कौन सा गॉसियन सरफेस आना चाहिए दिमाग में? वायर तो लंबी और गोल होती है, एक सिलेंडर। परफेक्ट इंट्यूशन। हम एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे जिसका एक्सिस वायर पर ही हो। अब यहाँ एक ट्रिक है। ट्रिक। सिलेंडर के 3 सरफेस होते हैं, ऊपर का ढक्कन, नीचे का ढक्कन और कर्व्ड साइड वॉल। फील्ड लाइंस वायर से रेडियली बाहर निकल रही हैं, तो वो ढक्कन के पैरेलल होंगी। अच्छा, तो ढक्कन से कोई लाइन क्रॉस नहीं करेगी, मतलब ढक्कन से फ्लक्स 0 होगा। करेक्ट। सारा फ्लक्स सिर्फ कर्व्ड सरफेस से निकलेगा। ओके, तो हमें सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrl ही कंसिडर करना है। प्रिसाइसली। तो गॉसेस लॉ बनेगा E 2πrl इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड एप्सिलॉन 0। यहाँ हम चार्ज डेंसिटी को लैम्डा मानते हैं, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है। तो L लेंथ में चार्ज हुआ लैम्डा L। इससे लॉ बनेगा E 2πrl इज इक्वल टू लैम्डा L एप्सिलॉन 0। L से L कैंसिल हो जाएगा और E मिलता है लैम्डा 2π एप्सिलॉन 0r। लैम्डा 2π एप्सिलॉन 0r। यहाँ E इज प्रोपोर्शनल टू 1r। फैंटास्टिक ऑब्जर्वेशन। चल जाता है। अब आते हैं हमारे टूल किट के तीसरे और आखिरी टूल पर, एक इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट। इनफाइनाइट शीट, ओके। इसके लिए हम एक छोटा सिलेंडर या पिल बॉक्स जैसा गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं जो शीट के आर पार जा रहा हो, आधा ऊपर और आधा नीचे। ठीक है, एक छोटा सिलेंडर। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शीट से परपेंडिकुलर ऊपर और नीचे निकल रही हैं। तो सिलेंडर की कर्व्ड वॉल से फ्लक्स क्या होगा? अगर फील्ड लाइंस ऊपर नीचे जा रही हैं तो वो कर्व्ड वॉल के पैरेलल होंगी,
मतलब वहां से फ्लक्स जीरो होगा। गुड। फ्लक्स सिर्फ ऊपर और नीचे वाले फ्लैट ढक्कन से निकलेगा। मान लो ढक्कन का एरिया ए है, तो ऊपर वाले ढक्कन से फ्लक्स EA और नीचे वाले ढक्कन से भी फ्लक्स EA। टोटल फ्लक्स हुआ 2EA। ओके, 2E है। अब गाउसेस लॉ लगाओ। 2EA इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो AI एरिया में चार्ज होगा सिग्मा A। ठीक है। तो 2EA इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। A से A कैंसिल और E आता है सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। एक मिनट, इस फॉर्मूला में डिस्टेंस R तो कहीं है ही नहीं। राइट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आता है, चाहे हम शीट से 1 सेंटीमीटर दूर हों या 1 किलोमीटर दूर। ये कैसे पॉसिबल है? यही इसका सबसे शॉकिंग रिजल्ट है। थ्योरेटिकली एक इनफाइनाइट शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। ऐसा इसलिए क्योंकि शीट इनफाइनाइट है, तो आप कितना भी दूर जाओ, आपके लिए शीट उतनी ही बड़ी दिखती है। रियल लाइफ में इनफाइनाइट शीट्स नहीं होती, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आगे कैपेसिटर समझने के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं उन साइलेंट किलर्स पर, जहां स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा मार्क्स लूज करते हैं। ओके, कॉमन मिस्टेक्स। मिसकंसेप्शन 1। किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। स्टूडेंट्स ये सोचते हैं क्योंकि उन्हें कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होने वाली बात याद रहती है। हाँ, ये कंफ्यूजन होता है। लेकिन करेक्ट आइडिया है, फील्ड सिर्फ एक कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जीरो होता है, क्योंकि सारा चार्ज उसकी सरफेस पर भाग जाता है। अच्छा। एक इंसुलेटिंग स्फीयर जिसमें चार्ज पूरे वॉल्यूम में फंसा होता है, फील्ड अंदर जीरो नहीं होता, बल्कि सेंटर से लीनियरली बढ़ता है, E प्रोपोर्शनल टू R। तो हमें याद रखना है। याद रखो, इंसुलेटिंग स्फीयर अंदर फील्ड नॉन जीरो, कंडक्टिंग स्फीयर अंदर पक्का जीरो। ठीक है। इंसुलेटर में चार्ज जहां है वही रहता है, इसलिए अंदर फील्ड होता है। कंडक्टर में चार्ज मूव करके सरफेस पर आ जाता है, ताकि अंदर फील्ड जीरो हो जाए। बिल्कुल सही समरी। अब मिसकंसेप्शन 2। एक चार्ज्ड कंडक्टर पर चार्ज हमेशा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। स्टूडेंट्स को लगता है डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमेशा यूनिफॉर्म। लेकिन करेक्ट आइडिया है, चार्ज सिर्फ एक परफेक्ट स्फीयर जैसे सिमेट्रिकल कंडक्टर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर कंडक्टर का शेप इरेगुलर है, जैसे कोई नोकीली चीज, तो चार्ज शार्प पॉइंट्स पर सबसे ज्यादा जमा हो जाता है। ओह, अच्छा। इसे कोरोना डिस्चार्ज भी कहते हैं। याद रखो, स्फीयर पर यूनिफॉर्म, नोकीले पॉइंट्स पर नॉन यूनिफॉर्म। गॉट इट। मतलब शेप मैटर करता है। एक गोल बॉल पर चार्ज बराबर फैलेगा, लेकिन एक चाबी पर उसकी नोक पर सबसे ज्यादा चार्ज होगा। परफेक्ट। अब इस पूरे प्रोसेस को याद रखने के लिए एक सिंपल निमोनिक है, SAG। SAG। हाँ, S फॉर सिमेट्री। पहले शेप की सिमेट्री देखो। ओके, S फॉर सिमेट्री। A फॉर अप्लाई। सही गॉसियन सरफेस चुनकर गॉस लॉ अप्लाई करो। A फॉर अप्लाई। और G फॉर गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, SAG। SAG। अच्छा है। और एक फ्रेज याद रखो, जैसी सिमेट्री वैसा गॉसियन सरफेस, गॉस लॉ निकालेगा फील्ड। इसको फिजिकली इमेजिन करने के लिए हाथ में एक बॉल, स्फीयर, एक बॉटल, सिलेंडर और एक किताब, प्लेन शीट लो। हर ऑब्जेक्ट अपनी सिमेट्री बताता है। तो हमने सीखा कि एक कंडक्टिंग शेल के अंदर फील्ड जीरो होता है। इसे फैराडे केज कहते हैं। राइट। यही वजह है कि कार के अंदर बिजली से सेफ रहते हैं। कार की मेटल बॉडी एक केज बना लेती है। लेकिन सोचो, अगर वही कार या शेल लाइट की स्पीड के पास ट्रैवल कर रही हो, तब भी क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्डिंग उतनी ही परफेक्ट होगी? यहाँ आकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रिलेटिविटी और मैग्नेटिज्म आपस में जुड़ जाते हैं। इसके बारे में सोचना। चलिए इस पूरी चर्चा को 3 एग्जाम सेफ पॉइंट्स में समराइज करते हैं। ओके, समरी। पॉइंट 1, गॉस लॉ का असली पावर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए है। स्फीयर, इन्फिनिट लाइन और इन्फिनिट प्लेन, इनके लिए ये एक पावरफुल शॉर्टकट है। राइट, शॉर्टकट फॉर सिमेट्री। पॉइंट 2, एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इंसुलेटिंग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर RR लीनियरली बढ़ता है, E प्रोपोर्शनल R, और बाहर RR एक पॉइंट चार्ज की तरह E प्रोपोर्शनल 1R स्क्वायर बिहेव करता है। गॉट इट। और पॉइंट 3, एक कंडक्टिंग स्फीयर या शेल के लिए
इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर हमेशा 0 होता है और सारा एक्स्ट्रा चार्ज उसकी आउटर सरफेस पर रहता है। यही फैराडे केज का प्रिंसिपल है। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com विजिट करें। That is PROFSAM, right? यस, PROFSAM.com। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर में। कीप लर्निंग।